हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने राजस्थान की जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं वो स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमने गंगा नहर, नर्मदा नहर परियोजना और राजस्थान की सबसे बड़ी पश्चिम की इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंप्लीट की थी। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए। उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उसकी जो लिफ्ट नहर है और जो शाखाएँ थी उसको याद करवाने की भी ट्रिक बता दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक इसमें हम देखते हैं कुछ कन्फ्यूज़न था कि मैम इसका 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर क्यों है, जबकि ये इसकी जो लिफ्ट नहर है वो तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। देखिए इसका 0 पॉइंट हम किसे कहते हैं कि जब ये परियोजना बनी थी तो इसमें निश्चित होता है कि कोई भी परियोजना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है, लास्ट पॉइंट क्या रहने वाला है। ठीक है, चाहे उसको बनने में कितना ही टाइम लगे, चाहे वो 3 चरणों में बने, 4 चरणों में बने, लेकिन ये है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहने वाला है और उसका लास्ट पॉइंट कहाँ तक रहने वाला है, उससे आगे वो परियोजना नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो जो है उसका जो लास्ट पॉइंट है उसे कहते हैं हम 0 पॉइंट। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हरिके बैराज था, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा, अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है। तो इसका 0 पॉइंट हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो यहाँ तक बनी हो चाहे यहाँ तक बनी हो और लास्ट तक बन जाएगी तब भी उसका 0 पॉइंट यही रहेगा। क्या रहेगा? गडरा रोड बाड़मेर। 0 पॉइंट का मतलब है लास्ट पॉइंट, यानी कि वो नहर, मुख्य नहर की बात हो रही है यहाँ पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट का मतलब है जो उसकी मुख्य नहर है। इससे चाहे आप कितनी नहरें कितनी शाखाएं निकाल दीजिए, बात यहाँ पर मुख्य नहर की है कि मुख्य नहर जो है, जो इंदिरा गांधी नहर है, उसका 0 पॉइंट क्या है, तो वो गडरा रोड बाड़मेर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका 0 पॉइंट इसलिए क्योंकि मुख्य नहर के पूछ रहा है। ठीक है, इसकी शाखाओं से उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि आप जो बता रहे थे कि उससे इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है कि मैम इसकी जो शाखाएं वगैरह है, लिफ्ट नहर है, उससे तो वो आपको इसमें देखेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे इसके कैचमेंट एरिया से। ठीक है, ये तो इसकी लंबाई है, हमने इसकी लंबाई देखी है, ये इसकी लंबाई रहेगी, लेकिन कैचमेंट एरिया का मतलब है कि वो जो सिंचाई करती है, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है चारों तरफ, मतलब इसके आसपास का, मुख्य नहर के आसपास वो जितनी भी सिंचाई सुविधा या पेयजल उपलब्ध करवा रही है वो इसका कैचमेंट एरिया कहलाता है। और इसका कैचमेंट एरिया कितना है? लगभग 16 लाख हेक्टेयर अभी है वर्तमान में, और जब ये यहाँ तक पूरी हो जाएगी तब इसका 19 से 20 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये जो आसपास जो अपनी शाखाओं और लिफ्ट नहरों से पानी पहुँचा रही है, ये तो इसका क्या हो गया? कैचमेंट एरिया हो गया। और इसकी लंबाई जो है वो फिक्स है, इसकी लंबाई फिक्स पहले से इसका 0 पॉइंट क्या रखा है, निश्चित कर रखा है कि इतना ही इसको बनना है। ठीक है, तो वो इसकी लंबाई अलग है और इसका कैचमेंट एरिया अलग है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना। आज हम देखने वाले हैं राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना, मतलब आज जितनी भी वृहद परियोजना है वो सारी मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। देखिए राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना जो है ये, इसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमांड क्षेत्र कितना है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताई थी गंगा नहर, उसका कमांड क्षेत्र कितना था? 3.08 लाख हेक्टेयर। उसके बाद में मैंने आपको नर्मदा नहर बताई थी, उसका था 2.68 लाख हेक्टेयर। ठीक है, फिर उसके बाद में IGNP बताई जिसका लगभग सबसे ज़्यादा है अभी तक 16 लाख हेक्टेयर, और बनने के बाद 19 से 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना, इसका है 1.11 लाख हेक्टेयर, जो 10,000 से अधिक है। 10,000 से अधिक होते ही वो किस में आ जाएगी? वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी किसी नहर परियोजना के नाम दे देंगे एक तरफ, और एक तरफ उसकी सहयोग करने वाली जो संस्था है उसका नाम दे देंगे। जैसे कल मैंने आपको IGNP बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि IGNP जो है किसके सहयोग से बनी है? तो विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से बनी है। यहाँ पर आ रहा है कि राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना में वित्तीय सहयोग किसका है? तो देखिए जब ये परियोजना स्टार्ट हुई थी इसका नाम था सितमुख नहर परियोजना, और उस वक्त इसको वित्तीय सहायता किसने दी थी? तो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने इसको वित्तीय सहायता दी थी। वर्तमान में नाबार्ड भी इसके अंदर वित्तीय सहायता देता है। तो आपको दोनों पूछ सकते हैं, दोनों दे दे तो दोनों है, और इनमें से कोई एक दे दे, चाहे वो EU दे चाहे नाबार्ड दे, दोनों ही वर्तमान में उसको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका शिलान्यास जो है, यानी कि इसकी नींव जो है वो 5 अक्टूबर 1989 को रखी गई थी। उस वक्त कौन थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। और उसका उद्घाटन जो है 2002 के अंदर 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी जी जो उनकी माता जी है उन्होंने रखा था, और इसी वक्त 2002 के अंदर ही इसका नाम सितमुख नहर परियोजना से क्या कर दिया गया? राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना है जिसकी जो इराडी कमीशन की सिफारिश पर बनी थी, या फिर ऐसे दे सकते हैं कि इराडी कमीशन की सिफारिश पर किस परियोजना का निर्माण हुआ। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसकी ये जो राजीव गांधी सितमुख नहर परियोजना है, 1986 में जो इराडी कमीशन गठन हुआ था उसकी सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा?
राजीव गांधी के द्वारा किया गया और उसके तहत एक समझौता हुआ था, रावी व्यास समझौता। ये भी दे सकते हैं कि रावी व्यास समझौते के तहत कौन सी परियोजना का निर्माण हुआ। तो आपकी तीनों चीज़ें याद रखनी, इराडी कमीशन की सिफारिश पर हुआ है और किस समझौते के तहत हुआ है, रावी व्यास समझौते के तहत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये यहाँ पर रावी व्यास जो नदी है उसके गर्मी के जो बारिश का पानी होता है वर्षा के तहत, जब आपने 1960 के अंदर एक हमारा समझौता था सिंधु समझौता, उसके तहत जो 6 नदियाँ हैं, एक तो सिंधु, झेलम और चिनाब, और नीचे की 3 नदियाँ रावी व्यास और सतलज। तो ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं आपने भारत की नदियों में पढ़ा होगा, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को जाना था उस समझौते के तहत, सिंधु समझौते के तहत, और उसका 20% पानी हमें मिलना था। लेकिन ये जो नीचे की 3 नदियाँ रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% पानी हम कंज्यूम करेंगे और जो 20% पानी है वो पाकिस्तान को जाना है, ये समझौते के तहत था। लेकिन वर्षा के दिनों में इसके अंदर क्या अतिरिक्त पानी हो जाता है और हम बहुत कम यूज़ कर पाते हैं और ये सारा पानी बहकर कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान के अंदर। इसलिए इसके पानी का उपयोग करने के लिए, इसका जो अतिरिक्त जल है उसका उपयोग करने के लिए, ताकि गर्मी के दिनों में जो हमारे राजस्थान है इसको पेयजल की व्यवस्था हो सके, इसलिए इसके अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए इस परियोजना का निर्माण हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस परियोजना का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ है, तो रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु। किस किस जिले के अंदर है ये परियोजना, तो हनुमानगढ़ और चुरू के अंतर्गत है। और हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील, तो हनुमानगढ़ की 2 तहसील और चुरू की 1 तहसील को ये सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाती है। तो 2 तहसील कौन सी, हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा, और राजगढ़ की इसकी चुरू की है राजगढ़। ठीक है, ये 3 तहसील पूछ सकते हैं, तो 3 के अलावा कोई सी तहसील देकर कह सकते हैं निम्न में से कौन सी है या नहीं है। ठीक है, तो आपको तीनों तहसील याद रखनी है, 2 हनुमानगढ़ की, 1 चुरू की। सर्वाधिक लाभान्वित जिला पूछ ले तो हनुमानगढ़ है, तहसील पूछ ले तो नौर और भादरा है। ठीक है, जिससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये इतना ही आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट बिसलपुर परियोजना। देखिए बिसलपुर परियोजना जो है टोंक के अंदर है और कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। अब जो मैं परियोजनाएं बताऊंगी उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि किस नदी पर है, कहाँ पर स्थित है और लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर है बिसलपुर परियोजना, इसमें सबसे प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौहान वंश के जो शासक हुए थे बिसलदेव, जिससे हम विक्रयराज चतुर्थ भी कहते हैं, उन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसलिए इसको सबसे प्राचीन परियोजना भी कहा जाता है। इसके लाभान्वित क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए इसके लाभान्वित क्षेत्र जहाँ पर ये परियोजना है, कहाँ पर, टोंक के अंदर है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये 4 जिले आपको याद रखने हैं, ये बिसलपुर के परियोजना के द्वारा लाभान्वित जिले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से राजसमंद की खमनौर से, मैंने आपको जब नदियाँ पढ़ाई थी तब बताया था कि खमनौर से ये नदी निकलती है, कौन सी, बनास नदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर होती हुई टोंक के अंदर प्रवेश करती है। फिर टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर ये कहाँ मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। तो देखिए ये बनास नदी भी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि देखिए यहाँ पर टोंक के अंदर, इसके अंदर है बिसलपुर बांध, जिसके ऊपर कौन सी परियोजना है, बिसलपुर परियोजना। और सवाई माधोपुर के अंदर इसी बनास नदी पर एक परियोजना है, इसरदा परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इसरदा परियोजना भी वर्तमान के अंदर जो है वृत्त सिंचाई परियोजना के अंदर शामिल है। कैसे है, इसका भी कैचमेंट जो एरिया है, जो कमांड क्षेत्र है वो 11,000 से अधिक है, इसलिए इसको वृत्त सिंचाई परियोजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बनास नदी पर है, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। बिल्कुल क्रम से याद रख सकते हैं, पहले बनास नदी जब पहले टोंक में जाती है तो इस पर बिसलपुर है, और टोंक के बाद जब ये सवाई माधोपुर में जाती है तो इस पर इसरदा परियोजना है। ठीक है, ये किन किन से जो है पेयजल, किन किन जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाती है, तो देखिए जो जयपुर और टोंक है, यहाँ पर ये जो जयपुर और टोंक है, टोंक और इसके पहले जयपुर, इसके पहले इधर जयपुर। ठीक है, तो इसको क्या करवाती है, पेयजल उपलब्ध करवाते हैं। देखिए जयपुर और टोंक का जो सम्मिलित क्षेत्र है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, उनियारा क्षेत्र। उनियारा क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, उनियारा शैली, चित्रशैली पढ़ते हैं हम, उसके अंदर उनियारा शैली आती है, चित्रशैली। तो इसको क्या कहा जाता है, उनियारा क्षेत्र कहा जाता है टोंक और जयपुर को। तो ये जो है इसरदा परियोजना, ये जयपुर और टोंक के जो सीमावर्ती गाँव है, आसपास के जो गाँव है, उनको पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवाती है। ठीक है, लाभान्वित क्षेत्र पूछ ले तो टोंक और जयपुर। कमांड क्षेत्र मैंने आपको बता दिया 11,000 से अधिक, इसलिए किसमें शामिल है, वृत्त सिंचाई परियोजना में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जवाई परियोजना। देखिए जवाई परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जवाई परियोजना जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये पश्चिम राजस्थान की जो सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है पश्चिमी राजस्थान की। देखिए हमने जो IGNP पढ़ी थी वो उत्तर पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी है, लेकिन पश्चिम राजस्थान की पूछ ले तो जवाई परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। किस नदी पर है, तो मैंने आपको लूणी की सहायक नदी पढ़ाई थी, जवाई नदी, उस पर ये परियोजना है, जवाई परियोजना। कहाँ पर है, सुमेरपुर पालिक के अंतर्गत। ठीक है, पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, इसलिए इस जवाई जो बांध है जिस पर ये परियोजना है उसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है,
पूछ सकते हैं कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस परियोजना को कहते हैं, तो जवाई, किस बांध को कहते हैं, तो जवाई बांध। ठीक है, इसका निर्माण होता है 1946 से 56 के बीच में। किसने करवाया था, तो जोधपुर के जो शासक थे उमेद सिंह, जिन्होंने एक सूती वस्त्र मिल भी, उम्मेद वस्त्र मिल भी चलाई थी। ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था जवाई परियोजना का। ठीक है, और ये किसके तहत बनी है, तो अकाल राहत कार्यों के दौरान ये इससे जवाई बांध या जवाई परियोजना का निर्माण हुआ है। तो पूछ सकते हैं कि किस परियोजना या किस बांध का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु किया गया, तो किसका किया गया, जवाई बांध का। ठीक है, इसके अलावा इसी जवाई परियोजना से संबंधित एक सही परियोजना, देखिए बिसलपुर परियोजना के साथ ही आपको सर्वदा याद रखनी होगी, क्योंकि दोनों बनास नदी के ऊपर ही है। ठीक है, और दोनों पास पास में ही है। इसके अलावा जवाई परियोजना के साथ ही आपको एक परियोजना याद रखनी है, सही परियोजना। ये वृत्त सिंचाई परियोजना में नहीं है, लेकिन ये इससे इसलिए लिंक है क्योंकि देखिए जवाई नदी जो है एक वर्षा वाली नदी है, यानी कि वर्षा के अंदर ही ये सर्वाधिक चलती है। ठीक है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इसका पानी सूख जाता है। तो इस टाइम में, जब ग्रीष्म ऋतु के टाइम में जब इसका पानी सूख जाता है, तो ये जो सही परियोजना है इसके द्वारा इसके अंदर पानी की आवक को बनाए रखा जाता है। कैसे, कि सही परियोजना के अंतर्गत ये किस पर बनी हुई है, सही नदी पर बनी हुई है। और कहाँ पर बनी हुई है, तो उदयपुर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो जवाई परियोजना के अंदर पानी की आवक को बनाए रखने के लिए, कब, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है, आवक को बनाए रखने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, इसमें पानी की आवक बनाए रखने के लिए, इसलिए इसके साथ इसको लिंक करके आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि जवाई परियोजना के अंतर्गत पानी की आवक को बनाए रखने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया, तो सही परियोजना का निर्माण किया गया है। अब जो जवाई परियोजना है इससे संबंधित जिले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जवाई बांध कहाँ है, पाली में, तो पाली इसका संबंधित हो गया। फिर ये जवाई नदी जो है किस किस जिलों से होकर गुजरती है, तो पाली के बाद ये जालौर, जालौर के बाद बाड़मेर में, ये लूणी में मिल जाती है। तो ठीक है, ये 3 जिले आपको क्रमवास याद रह जाएंगे लूणी की वजह से। ठीक है, और एक उदयपुर, जिसे ये सही परियोजना से इसको पानी की आवक मिलती है, तो एक उदयपुर याद रखना है। ऐसे आपको ये चारों जिले याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी पूर्वी राजस्थान नहर। अब देखिए ये पूर्वी राजस्थान नहर जो है ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी वर्तमान में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है लगातार एक मांग उठा रहे हैं कि इस पूर्वी राजस्थान नहर को वर्तमान में राष्ट्रीय परियोजना जो है उसका दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। कौन, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत। ठीक है, तो वो इस जो पूर्वी राजस्थान नहर है इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की लगातार मांग कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान में ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अभी तक ये बनकर पूर्ण नहीं हुई है, ये क्या है, निर्माणाधीन है। क्या है ये, निर्माणाधीन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर इसको ये परियोजना बनकर तैयार हो जाती है तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए 3 नदियों के ऊपर है, काली सिंध, पार्वती और गंभीर। ठीक है, 3 नदियों के ऊपर है ये परियोजना, और ये किस अभियान के तहत बन रही है, तो ये जल स्वावलंबन अभियान के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये दक्षिण, इसके अंदर जो लाभान्वित क्षेत्र है, अगर आपको क्षेत्र विशेष पूछ ले तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व, और अगर इनके जिले पूछ ले तो टोटल 13 जिलों में बन रहे। देखिए हमने आईजीएनपी पढ़ा था, आईजीएनपी के अंदर हमने कितने जिले पढ़े थे, तो आईजीएनपी के अंदर हमने 4 जिले पढ़े। वर्तमान में 4 जिले, एक पांचों बाड़मेर भी शामिल हो जाए, वर्तमान में कितने, 4 ही जिले। ठीक है, लेकिन इसमें कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। कि कौन कौन से हैं, तो देखिए जयपुर संभाग के 3 जिले हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। भरतपुर संभाग के 4 जिले हैं, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और अजमेर संभाग के 2 जिले, अजमेर और टोंक। ठीक है, ऐसे करके टोटल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। और क्योंकि अभी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी जो है इसको लगातार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी परवंत परियोजना। देखिए परवंत परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो झालावाड़ में किस नदी पर है, तो परवंत नदी पर, नाम से ही जायज है। ठीक है, तो झालावाड़ के अंदर है, लाभान्वित जिले पूछ ले आप, तो झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, इसमें कोटा संभाग याद रखिएगा, बस बूंदी को इसमें छोड़ देना। झालावाड़, कोटा और बारां की ये परियोजना है। ठीक है, और इसका कमांड क्षेत्र पूछ ले तो 1.31 यानी कि 1.31 लाख हेक्टेयर इसका कमांड क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी यमुना लिंक नहर। तो यमुना लिंक नहर जो है इसको प्राचीन समय में गुड़गांव नहर के नाम से जाना जाता था। इसको पहले क्या कहते थे, इससे पहले यमुना नहर नाम होने से पहले इसको गुड़गांव नहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यमुना नदी पर बनी हुई है, और भरतपुर की जो कामा तहसील और डिंग तहसील है इसको ये पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवाती है। तो पूछ सकते हैं कि लाभान्वित इससे यमुना लिंक नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो भरतपुर तहसील पूछते तो कामा और डिंग तहसील लाभान्वित है। ठीक है, कमांड क्षेत्र इसका पूछ ले तो 46,000 हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी भरतपुर नहर परियोजना। तो भरतपुर नहर परियोजना जो है, तो भरतपुर के पास में ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सी नदी, यमुना नदी है, और यमुना नदी पर ही ये भरतपुर नहर परियोजना बनी हुई है। ठीक है, और कहाँ, भरतपुर में है, निर्माण 1964 में हुआ था, याद रखे तो ठीक है। कमांड क्षेत्र भी याद रखे तो ठीक है, 11,000 है, 10,000 से ऊपर होना चाहिए, इसका कितना है, 11,000 है। ठीक है, भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना जो है, जो डूंगरपुर की है,
और किस पर बनी हुई है, तो माही नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, इसका कमांड क्षेत्र पूछ ले तो 21,000 हेक्टेयर है। ठीक है, कितना है, 21,000 हेक्टेयर है। और किस पर है, डूंगरपुर के अंदर है, माही नदी के ऊपर बनी है। बस आपको इतने से सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। अब कल हम देखेंगे मध्यम और लघु श्रेणी के सिंचाई प्रयोजन, जो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, आपको बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।